तो ये एंटर होने को बाकी है। चलिए एडमिट कर देते हैं पहले। तो क्वेश्चन सीबीएसई 2020 इसी साल का क्वेश्चन है। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक साइड प्लेन और एक साइड कॉन्वेक्स। उससे 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा। उस ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन ढूंढना है, कहां बनेगा, और उसका नेचर ढूंढना है। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला काम तो फोकल लेंथ ही निकालना है। तो इसी फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूं। 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस। लेंस का इंडेक्स आपको दिया है 1.5 डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स। तो लेंस को एयर में रखा, एयर का इंडेक्स क्या लिखते हैं हम, 1। वेरी नाइस। तो म्यू सराउंडिंग्स का इंडेक्स 1 -1। पहले सरफेस का रेडियस राइट हैंड साइड को पॉजिटिव +20 लिखेंगे, और दूसरे सरफेस, बेटा ये तो सीधा ही है, पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। सीधा सरफेस हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। तो 1/∞, बेटा 1/∞ होता है 0। तो 1.5 में से 1 माइनस किया तो आएगा 0.5। 0.5 का मतलब आधा, है ना, आधा। और 1/20, तो ये आपका बेटा बन जाएगा 1/40। 0.5 मतलब 1/2, एक 1/20 है, तो ये 1/f का वैल्यू 1/40 आ गया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड को पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन भी नेगेटिव यूज करना है। वैसे मैं पहले जो पुराने लेक्चर्स है ना उसमें बोल चुका हूं कि जो u का वैल्यू है ना वो 99% केसेस में, u का वैल्यू 99% केसेस में नेगेटिव ही आएगा। तो u इज इक्वल टू -30। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल निकल आया, यानी फोकल लेंथ को आप लिख सकते हो +40 सेंटीमीटर। v निकालना है पहले यहां से, 1/f यानी 1/40 इक्वल टू 1/v निकलना है -1/u। u का वैल्यू बेटा -30 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 1/v इक्वल टू 1/30 को इधर ले आओ, -1/30 + 1/40, एलसीएम ले लो बेटा, 120 आएगा। ऊपर आएगा -4, इधर आएगा +3, -1/120। तो v का वैल्यू रहेगा बेटा -120 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव साइड पे है, इमेज भी नेगेटिव में ही बना। बेटा वैसे ही होता है ना कि कॉन्वेक्स में जो रेज है वो राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्ट करके एक रियल इमेज बनाती है। बट ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, आपको याद होगा अगर 10th क्लास में आपने कुछ लिखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रखा जाए, फोकस और लेंस के बीच में रखा जाए तो एक इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज बनता है। ऐसा कहां पे यूज करते हैं आप, जो पंडित जी होते हैं ना रेखाएं देखने के लिए, पंडित जी होते हैं रेखाएं देखने के लिए, है ना, तो वो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, और हाथ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और लेंस के बीच में होता है, तो सीधा दिखेगा। जो बारीकी वाला काम करते हैं बेटा, मींस जैसे घड़ी रिपेयर करने वाला जो बंदा होता है, जिसने सेल वगैरह चेंज करना घड़ी का, वो भी आंख पे कुछ लगाता है लेंस, ठीक है। डायमंड कटिंग में यूज होता है लेंस, इसी फॉर्मेशन में यूज होगा। ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन लेंस का फोकस एंड लेंस, तो फोकस और लेंस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो सीधा इमेज बनता है।
बड़ा बनता है कॉन्वेक्स वाले केस में, और वो वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि बेटा रेज ना इधर से गई लेंस में से होके, तो रेज तो इधर चली गई, तो इधर अगर इमेज बनता तो आना था वो रियल इमेज, बट बना लेफ्ट पे, तो ये वर्चुअल इमेज है। तो पोजीशन आ गई 120 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस लिखना। ओके, अब बात रही कि बड़ा बना नहीं बना, उसके लिए आपको बताया एम में वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू -120, u का वैल्यू -30, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया +4। तो आपको बताया गया था कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आए, m का वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज की क्वालिटी क्या क्या होती है, दो क्वालिटी बताइए फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। m अगर पॉजिटिव आए तो इमेज कैसा, वर्चुअल, एक और क्वालिटी चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। अगर m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो जाए तो इमेज इज एनलार्ज। बहुत अच्छे बेटा, इशिता कौशल सही आंसर है बेटा। हाँ जी, हाई एनलार्ज लिखना, एनलार्ज लिखो बस, मन सिमरन का आंसर ठीक है, एनलार्ज इमेज बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज भी आपने 3 चीजें लिखनी है, नंबर 1 वर्चुअल, नंबर 2 इरेक्ट, नंबर 3 एनलार्ज। 3 चीजें लिखनी है बेटा नेचर में। पोजीशन 120 सेंटीमीटर नेगेटिव, मतलब लेंस से पहले ही बन जाएगा। चलो होप के क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया। टोटल जो क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था, लेकिन ये वाला पार्ट 2 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन मैंने म्यूएस की वैल्यू, हाँ जी आपने म्यूएस की वैल्यू 1 बता दो, कैसे आई वो नहीं पता चला। वो तो सराउंडिंग लेंस के बाहर एयर है, एयर यानी सराउंडिंग्स, एयर का इंडेक्स 1 होता है, वो तो 1 लिखना ही है। अगर लेंस को किसी मीडियम में डालोगे, पानी में डालोगे या किसी और मीडियम में, उस केस में उसका इंडेक्स चाहिए उस मीडियम का। चलो बेटा बोर्ड से देख के मत करना, एक बार अपने आप करने के लिए ट्राई करो, स्क्रीन पे है सारा कुछ आपके, नो डाउट, बट करो अपने आप। क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, तो क्वेश्चन की जगह छोड़ दो, थोड़ा टाइम बचा लेंगे ताकि टाइम ज्यादा खराब ना हो। तो क्वेश्चन व्हाट्सएप से अपने आप लिख देना, क्वेश्चन के लिए आप 3 लाइनें छोड़ दो, आंसर अपने आप पूरा करो। So first topic of today is defects of eye. वैसे क्लास 10th में पढ़ा होगा मुझे लग रहा है, यस और नो? क्लास 10th में किया था ऐसा कुछ, किया है? चलो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा दैट में। चलो आई बॉल, कॉर्निया थोड़ा सा बाहर को, और यहाँ पे लेंस को होल्ड करने के लिए सीलियल मसल, ये रेटिना। अब मुझे 2 तरह की रेज ड्रॉ करनी है, तो एक को मैं ड्रॉ करूंगा डॉटेड और एक को ड्रॉ करूंगा थिक। तो पहला डिफेक्ट है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे टॉपिक को। मायोपिया, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। यानी जो निगाह है, ठीक है, आई साइट है, वो शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट मतलब पास में तो बहुत अच्छा दिखता है, इनको ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम आती है, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो भी है। टीवी देखने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि टीवी दूर से देखना होता है ना। हाँ, इनके पास की निगाह बहुत ही अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि ये टेबल पे पेपर करते टाइम ना अपना सिर भी टेबल पे रख लेते हैं और ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं, देखा होगा बहुत सारे करते हैं, टेबल के ऊपर ही लेट जाते हैं बेटा, क्वेश्चन आंसर शीट के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर लेट के फिर लिखते हैं, देखे होंगे बहुत सारे बच्चे।
हाँ, क्योंकि इनका ना जो नियर वाला साइट है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे तो इसके बाद नहीं दिखता, फिर क्लियर नहीं दिखता इसके बाद, लेकिन वो यहां तक क्लियर देख पाते हैं। इतनी अच्छी आई साइट होती है इनकी, लेकिन इनका दूर वाला काम थोड़ा गड़बड़ होता है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं पहले पास वाली रेज, पास वाली को मैं डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूं। ये तो इनकी सही फोकस होती है रेटिना पे, लेकिन जब दूर से आती है लाइट ना, पैरेलल रेज आती हैं, तो इनका लेंस इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा, उसकी पावर बहुत ज्यादा है। पावर ज्यादा का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। मोर पावर मतलब फोकल लेंथ लेस। वेरी नाइस। तो बेटा इनका लेंस ना रेस को ज्यादा ही मोड़ देता है। बहुत अच्छे। तो ये रेस मुड़ के यहीं पे फोकस हो जाती है पहले ही। इनका लेंस का पावर ज्यादा है, तो दूर का फोकस नहीं कर पाते, ब्लर हो जाता है, क्योंकि पहले ही फोकस हो जाता है। तो ये है मायोपिया में डिफेक्टिव आई। अब मुझे ड्रॉ करना है करेक्शन, कि ठीक जब हो जाएगा तो फिर इमेज कहां पे बने। फ्री हैंड बनाया सभी ने बहुत बार, लेंस हो गया। अब मैं सिर्फ बात करूंगा जो अपनी रेज आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी, उसकी बात करूंगा। पास का तो ठीक दिखता है, उसमें कोई इशू नहीं। तो बेटा लेंस की पावर है ज्यादा, तो ज्यादा को करना है कम, राइट। अगर हम कॉन्वेक्स के साथ एक और कॉन्वेक्स जोड़ देंगे फिर तो पावर और ज्यादा हो जाएगी। हमें पावर कम करनी है, तो कौन सा लेंस चाहिए? कॉनकेव चाहिए। बहुत अच्छा, उल्टा लेंस लगाओ। तो इनको यूज करना है कॉनकेव लेंस। अब बताओ कि कॉनकेव लेंस को जब आएंगी पैरेलल रेस, तो वो रेस को कर देता है डाइवर्ज, बार को मोड़ देगा, है ना, ऐसे। और लगेगा कि ये रेस शायद यहां से आ रही हैं, इसका फोकस लेफ्ट पे होता है ना, रेस शायद यहां से आ रही है। तो अगर रेस यहां से आए फिर तो सही दिखता है इसको, तो सही जगह पे फोकस हो जाएगा। मैंने थिक लाइंस ड्रॉ की है, तो दूर से आई रेस उनको पहले कॉनकेव डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जिंग से लगेगा शायद यहां से आ रही है, ऐसे। इनको ये सही फोकस कर देता है। ये है आपकी करेक्टेड आई। ये थी डिफेक्टिव आई। बेटा दोनों डायग्राम जरा ड्रॉ करिए फटाफट। चलिए, मायोपिक पर्सन है, उसको 2 मीटर तक तो ठीक दिखता है, उसके आगे क्लियर नहीं दिखता। तो हमें एक ऐसा लेंस लगाना है जो कि इन्फिनिटी से आ रही रेस को, यानी कि u अगर हो माइनस इन्फिनिटी, तो उसका इमेज इसी साइड पे, इमेज इधर ही बनाए, लेकिन वहां बनाए जहां पे उसको सही दिखता है। उसको सही दिखता है 2 मीटर पे, तो v का वैल्यू भी इधर को -2 मीटर। तो फोकल लेंथ हमें निकालना है जो करेक्टिंग लेंस है उसका। तो 1/f निकलना है, 1/v माइनस 1/u। v का वैल्यू -2 मीटर में, और u तो बेटा इन्फिनिटी है, 1/∞ 0 होता है, तो -1/2। और आपको याद है पावर का फॉर्मूला, पावर 1/f ही तो था, तो सीधे निकाल देते हैं, -0.5। और ऑलरेडी हम मीटर यूज कर रहे हैं, तो यूनिट हो गया डायोप्टर। तो हमें -0.5 नंबर का चश्मा लगाना पड़ेगा।
बोलते हैं ना डॉक्टर के पास जाके, या भी तेरा नंबर कितना है आंखों का ना, वो नंबर हम डाइऑप्टर ही होता है बेटा, ठीक है, 2 डाइऑप्टर, 2.5 डाइऑप्टर। हाँ, अभी जो आपका एज ग्रुप है ना, आप छोटे हैं अभी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है मायोपिया की, ये वाली प्रॉब्लम सभी एज ग्रुप में यानी शुरू से शुरू हो जाती है। हाँ, बच्चा शुरू में तो बता ही नहीं पाता कि मुझे ठीक दिख नहीं रहा, वो तो कहता है ऐसे दिखता होगा सबको, ठीक। हाँ, लेकिन जैसे बड़ा होता है फिर बच्चे को लगता है कि बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा, तब पता चलता है कि आई साइट में प्रॉब्लम है, फिर डॉक्टर के पास जाना है ऑब्वियस। तो नेगेटिव पावर वाला लेंस लगेगा अभी मोस्टली स्टूडेंट्स के, बट किसी किसी का दूसरा पंगा भी हो सकता है, उनके कॉन्वेक्स लेंस भी लगे होते हैं, लेकिन वो रेयर फिनोमिनन है। ज्यादातर जो है वो मायोपिया वाला केस होता है आपके वाले एज ग्रुप में। हाँ, जब एज 40 से ऊपर हो जाएगी, राइट, उस केस में फिर नजदीक की निगाह जो है ना, वो ऑलमोस्ट सभी की खराब होनी है। रीजन बीइंग के ना आई बॉल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और थोड़ी जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है। हाँ जी। सर ये वाला क्वेश्चन एक फिर से बता दो। नहीं, क्वेश्चन नहीं मैंने ये वाला, हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि अगर रेज इन्फिनिटी से आए, उसको दूर का भी सही दिखना चाहिए ना। जब रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो उसको यूं लगना चाहिए कि यहां से आ रही है, क्योंकि यहां उसको सही दिखता है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज उसका बनना चाहिए यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस पे। तो यू इन्फिनिटी वी का वैल्यू -2 डाल दो और आंसर आ जाएगा। इतना ही तो है, इजी है वो। चलिए, तो मैं बात कर रहा था बेटा, आफ्टर एज ऑफ 40 years क्वेश्चन निकल गया, चलो बाद में बात करें, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना बेटा। दूसरा केस बता रहा हूं, हाइपर मेट्रो। दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रेस बायोपिया भी होता है, एक एस्टिमेटिज्म भी होता है, बता दूंगा ब्रीफ में, बट वो आते नहीं एग्जाम में। एग्जाम में मायोपिया, हाइपर मेट्रो। हाइपर मेट्रोपिया या बोलेंगे लॉन्ग साइटिंग। इसमें दूर का तो ठीक दिखता है, स्कूटर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम आती है पास का देखने, न्यूज़पेपर पढ़ना है, कंप्यूटर पे काम करना है, मोबाइल पे मैसेज किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है जी, मतलब वीडियो आया एक, आग लगी हुई है, लोग जो है वो पंगे ले रहे हैं, लड़ाई हो गई, वो वीडियो अपने प्रिंसिपल को भेज दिया, ठीक है, टीचर को भेज दिया, ऐसे काम करते हैं। या फिर डॉक्टर को भेज दिया, ये वाला वीडियो डॉक्टर का नंबर सेव किया हुआ था, यानी दिखता नहीं है उनको कि हम किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, एक और पंगा पड़ता है बेटा, वो जो चश्मा है ना हाइपर मेट्रोपिया वाला, वो सारा दिन तो लगाना नहीं है, जब पढ़ना है तब लगाना है। तो कोई कोई बंदा बैंक में आता है, वो बोलता बेटा मेरा फॉर्म भर दो, मैं अपने आंखें घर भूल आया हूँ, ऐसे बोलते हैं कि उल्टा पुल्टा, मतलब चश्मा घर भूल आया। और स्कूल में आपने देखा होगा, किसी किसी टीचर के पास जाएंगे होमवर्क चेक कराने, तो वो आपके होमवर्क को ना यूं करके देखते हैं, थोड़ा आंखों को बंद सा करके ना, क्योंकि उनसे पढ़ा नहीं जा रहा अभी। दैट मीन्स उनको एक ना चश्मा चाहिए था जो उनको यहां से भी सही दिखा सके। तो हाइपरमेट्रोपिया में मैंने बताया, मायोपिया में तो पावर लेंस की बहुत ज्यादा हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया उल्टा है,
लेंस को ना रिलैक्स करके इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना छोटा करना पड़ता है, मोटा करना पड़ता है लेंस को, जब हमें पास की चीज देखनी है। तो वो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है धीरे धीरे एज के साथ, तो फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं डिफेक्टिव आई, फिर ड्रॉ करूंगा करेक्शन के बाद। जैसा मैंने बताया इनके लेंस की पावर अच्छी नहीं रही, तो मैंने अभी डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी नियर के लिए और थिक लाइन ड्रॉ की थी इनफाइनाइट। ये रेस तो सही फोकस हो जाती है, यानी दूर का तो सही दिखता है, लेकिन जब पास का देखना है, जब नोटबुक से मोबाइल से कुछ पढ़ना है, तो ये जो रेस है ना इनके लेंस की पावर कम है, तो ये रेस को पास पे फोकस नहीं कर पाते, तो इनकी ये वाली रेस ना दूर जाके फोकस होती। डॉटेड नियर बाय ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज पीछे बनता है, ये है डिफेक्टिव आई। अब हमें इनको सही से दिखाना है, बुक नजर आनी चाहिए पास से। तो इन दैट केस क्योंकि लेंस का पावर कम हो गया, हमने पावर को बढ़ाना है, तो एक इसी तरह का लेंस और ऐड करेंगे। यानी कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्वेक्स लगाएंगे। बहुत अच्छा। तो इसके आगे फिट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। उससे क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज करता है। एग्रीड? इन्फिनिटी वाली नहीं करनी, गलत। कॉन्वेक्स लेंस डॉटेड रे जो पास से आ रही थी उनको कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करके मतलब सीधा बना देगा। ऐसे बेटा सीधी वाली रेस को फोकस कर लेता आराम से ये। अब मैं आई ड्रॉ करता हूं। जो रेज सीधी आएंगी वो तो सही जगह पे फोकस हो जाएंगी। तो अब हमारी जो डॉटेड रेज है ना बेटा, वो भी सीधी हो गई है, तो सीधी को ये लेंस आराम से फोकस कर लेता है। यानी यहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अब रेटिना पे सही से फोकस हो रहा है। ये हो गई अपनी करेक्टिव। चलो फिगर दोनों ड्रॉ करो, फिर क्वेश्चन कराता हूं बेटा दो आपको। नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का 50 सेंटीमीटर है, यानी 50 सेंटीमीटर से और पास जो चीजें है ना वो उसको नजर नहीं आती। तो क्वेश्चन है कि कितनी पावर का लेंस चाहिए ताकि वो एक बुक को, इधर को कर लेते चलो, बुक को 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ सके। तो बेटा ये हो गई आपकी आंख। भाई ऐसे बना लेते, कोई बात नहीं। बुक रखनी है यहां से 25 सेंटीमीटर दूर, लेकिन उसको दिखता है सही 50 सेंटीमीटर और उससे परे। तो इसका इमेज ना 50 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। इस बुक का इमेज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट 50 सेंटीमीटर। तो यहां पे कोई लेंस लगाना है जो भी देखते हैं। तो जो डिस्टेंस लेफ्ट को मेजर होंगे, लेफ्ट वो माइनस में आएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -25, इमेज का डिस्टेंस -2। बेटा इमेज इधर ही तो बनाना है, तो फोकल लेंथ निकालो, यूज करो लेंस फॉर्मूला। गेट इट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। वन बाय एफ, 1/v, -1/u,
1 बाय v मतलब -50, 1 बाय u मतलब -25, ये कैंसल, प्लस हो जाएगा, एलसीएम 50 आएगा, इधर आएगा -1 और यहाँ पे आएगा +2, 2 - 1 1 बाय 50, तो फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, बट मीटर में कितनी होगी, मीटर में कितनी होगी 0.5 मीटर, और पावर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है। 1 बाय 0.5 करेंगे तो आएगा +2 डायोप्टर। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस वेरी नाइस। दीपू का सही आंसर है बेटा, प्रातिम विश्वास करेक्ट बेटा, गुड गुड गुड। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ है, दैट मींस जो लेंस चाहिए वो होना चाहिए बेटा कॉन्वेक्स। रिजोल्यूशन को समझाने जा रहा हूं। अगर दो ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई के बिल्कुल पास हैं तो वो आई पे सबटेंड करेंगे बड़ा एंगल। इन्हीं दो ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस पे मैं दूर ले जाऊं यहां पे, तो बेटा आई पे जो एंगल बनेगा इन दोनों का ना, वो एंगल बनेगा छोटा। θ2 इज स्मॉल, θ1 था बड़ा। जैसे जैसे दूर करते जाएंगे ये एंगल और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, मान लो सामने से ना एक जीप आ रही है, उसने दोनों लाइटें अपनी ऑन कर रखी है, तो शुरू में मुझे ना दो लाइटें नहीं दिखती, मुझे एक ही लाइट दिखती है बिगिनिंग में। थोड़ा और पास और पास और पास आने पे फिर वो दो लाइटें मुझे अलग अलग दिखी। तो जो ह्यूमन आई का रिजोल्यूशन है वो है 1 मिनट। बेटा याद है ना, एंगल का यूनिट था डिग्री, 1 डिग्री में थे 60 मिनट, 1 डिग्री का 60th पार्ट। अगर एंगल इतना या उससे बड़ा बना तो हमें ये दो चीजें अलग अलग नजर आए, सेपरेट दिखे। बट अगर वो जीप जो है हमसे बहुत बहुत और दूर हो गई तो हम वो दोनों पॉइंट्स को, लाइट्स को ना अलग अलग नहीं देख पाएंगे, हमें इकट्ठी एक ही लाइट दिखती है, एक ही लाइट दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए इस स्केल पे ना, स्केल पे यहाँ पे मुझे लगता है आपको सही नजर नहीं आएगी क्योंकि इसमें लाइट ना पास हो रही है, ट्रांसपेरेंट है। एक काम करते हैं, आपको ना इस स्केल पे कुछ डिवीजन नजर आ रहे होंगे, आई थिंक यू कैन सी। अगर मैं इसको और पीछे और पीछे और पीछे ले जाऊं, आपको ये लाइनें दिखना बंद हो गई हैं जो कि अभी आपको अलग अलग दिख रही थी। और पीछे और पीछे और पीछे कर दूं तो बाद में ना ये दिखना शुरू हो गया जैसे कंटिन्यूअस है। ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे लाइनें नहीं है, सिर्फ वाइट एरिया है। एम आई राइट? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। पास आने पे आपको ये लाइंस डिस्टिंक्टली नजर आती हैं अलग अलग, दूर जाने पे नहीं नजर आती। रीजन बीइंग अभी बात हो रही है रिजोल्यूशन ऑफ, अभी बात हो रही है रिजॉल्विंग पावर ऑफ कैमरा, ठीक है। आइस का भी ऐसी है, जब मैं इसको स्केल को पास रख के देखता हूं तो लाइनें मुझे अलग अलग दिखेंगी। अगर मैं स्केल को दूर 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 और दूर ले जाऊं ना तो एंड में मुझे यहाँ पे वाइट वाइट नजर आता है, बट मुझे ये डिवीजन अलग अलग नजर नहीं आएंगे। रीजन बीइंग जैसे दूर जाएंगे ना, ये जो एंगल सबटेंडेड ऑन द आई है वो कम होता जाएगा। 1 मिनट से भी अगर छोटा हो गया तो फिर मुझे ये दो लाइनें अलग अलग नहीं दिखती। तो जब बेटा कोई बंदा हमारे पास खड़ा होता है, जैसे न्यूज एंकर्स हैं, न्यूज पढ़ती हैं वो, तो वो उनका क्लोजअप आ रहा होता है ना, तो क्लोजअप में उनके बाल अलग अलग दिख रहे होते हैं, बालों की शाइन भी दिखती है।
लेकिन वही एंकर जब बहुत दूर खड़ी होती है तो दिखता है कि बाल है इसके, कैसे हैं, गंदे हैं, धोए हैं, नहीं धोए हैं, जुएं चल रही हैं, हमें क्या पता जब दूर है तब। जब पास आएंगे फिर दिखना शुरू हो जाता है ना। अदरवाइज बेटा मुझे भी बोर्ड पे क्यों लिखना है, मैं बोर्ड की जगह एक और काम करता हूँ, मैं बुक से पढ़ा देता हूँ बेटा। के 2011 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ना ये जो लिखा हुआ यहाँ पे ये इतना छोटा हो गया, इसका एंगल सबटेंडेड ऑन द कैमरा लेंस बहुत ही छोटा हो गया, तो इसको ये रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, क्लियर नहीं दिखा पाएगा आपको। ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे बुक है, कुछ काला काला है, बट वो काला काला क्या है वो नहीं दिख रहा, क्योंकि एंगल हो चुका है छोटा। तो ह्यूमन आई के लिए 1 डिग्री का 60th पार्ट, जिसको 1 मिनट कहते हैं, अगर 2 ऑब्जेक्ट दूर 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 होते चले गए तो जब ये एंगल 1 मिनट से भी छोटा हो जाएगा तो मुझे ये 2 उंगलियां 2 नहीं दिखेंगी, मुझे लगेगा ऊपर कुछ है। आप कभी कभी ना अपने चंडीगढ़ से कसौली वाली हिल्स दिखती है, कितनों ने देखी है? कसौली वाली हिल्स दिखती है चंडीगढ़ से, कईयों ने देखी है, कईयों का आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, हिल नजर आती है, हिल पे जो ट्रीज हैं उनके जो पत्ते हैं वो दिखते हैं? नहीं दिखते, क्योंकि पत्ते हैं तो है, ये तो है कि उसमें लीव्स नहीं है, बट वो लीव्स जो है ना वो हमारी आई पे आके इतना छोटा एंगल बनाती है कि हम उस एंगल को रिजॉल्व नहीं कर पाते, उनको अलग अलग नहीं देख पाते। चलिए, तो हमारा जो अपना अगला कंसर्न है, क्योंकि जब बेटा डायमंड को कटिंग करनी है तो मुझे डायमंड बहुत अच्छी तरह नजर आना चाहिए, ठीक। जब मुझे किसी पंडित को हाथ देखना है, वो हाथ बेटा उसको बहुत क्लियर नजर आना चाहिए कि इसकी रेखाएं किधर को जा रही हैं। वैसे तो सब ड्रामे होते, पता है आप लोगों को, सारे बच्चे साइंस पढ़े हुए हैं। किसी पंडित ने नहीं बताया कि कोरोना कब आना था, और किसी पंडित को नहीं पता कि कब जाएगा। उन्होंने तो बेटा अपनी जन्म कुंडलियां मिला के ना लोगों की, उनकी शादियां रख दी थी कि आप 15 अगस्त को करा लेना, बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। किसी को बोल दिया कि आप मई के 15 को करा लेना, शाम को 4 बजे आपके लिए शुभ लगन है, अच्छा मुहूर्त है, जिंदगी भर बेटा साथ रहेगा, यानी कभी साथ नहीं टूटेगा। वो उल्टा गया, साथ बना ही नहीं बेटा अभी तक अभी तक बैठे हैं बेचारे। सो पंडित जी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने दिमाग से काम लो बेटा। क्या फायदा हुआ फिजिक्स पढ़ने का अगर पंडित जी नहीं बताना है आपको कि कितने बजे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। आप अपने ब्रेन के खुद मालिक है, उसके अकॉर्डिंग काम करिए बस, ठीक है। पढ़िए बस, ऐसा कोई मिरेकल नहीं हो सकता बेटा। अगर होता तो कोई ना कोई पंडित बताता कि ये फलाना डेट को खत्म हो जाएगा, तो कहीं नहीं लिखा हुआ, और किसी पंडित ने नहीं बताया कि कब आना। चलिए, बाकी बातें जब मिलेंगे ना लॉकडाउन के बाद, अगर मिलने का मौका मिला तो फिर करेंगे, कोई बात नहीं है। सो आप ना बेटा अपने ना इस पे विश्वास रखिए। थोड़ा बहुत लक होता है, लेकिन लक को कोई पंडित नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। लक इज देयर नो डाउट, बट लक इज 1%, 99% इज योर एफर्ट। एफर्ट लगाओ पूरा बेटा, लक को भी आप बदल दोगे। 1% क्या होता है? 99% एफर्ट। जो काम करते हो बेटा उसी का आउटपुट निकलना है। अगर आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उसका कारण है जो पिछले ईयर्स में जब पढ़ने का टाइम था, उस टाइम की जो मेहनत है ना वो पे कर रही है आज। अदरवाइज बेटा कोरोना में बहुत लोग तो घर बैठे हैं, ठीक है। हमें चलो ठीक है, नॉट गुड गोइंग, बट घर पे बैठ के तब भी खाली तो नहीं बैठे ना, काम तो कर रहे हैं। ये सिखाया था हमारे भी जो बुजुर्ग थे, उन्होंने भी, मैं भी आगे वही बोलता हूँ। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगी। ये मैं ना अपने ब्रदर के साथ शेयर करूंगा, ना किसी और फैमिली मेंबर से, ना किसी फ्रेंड से, ये शेयरेबल नहीं है।
ये प्योरली इसका जो आउटपुट है मुझे मिलना है, सेम इज मेंट फॉर यू ऑल्सो। तो प्लीज 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 इस टाइम को ना खराब मत करना बेटा। क्लास जिस टाइम शुरू होती है उस टाइम पे आके ज्वाइन करो। रिकॉर्डिंग मैं दे देता हूँ, लेकिन बाद में आप ना जब टीचर सामने होता है ना तब हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं। टीचर जब चला गया, मैं भी सुबह सुबह एक क्लास लगाता हूँ, योगा क्लास। बेटा जब वो सामने सर देख रहे हैं ना कि इन्होंने 20 बार लेग्स अप की कि नहीं की तो मेरी हो जाएंगी। अगर मैं अकेले करने बैठूंगा ना, मैं बेटा 10-11 के बाद लगूंगा थक गए, छोड़ो पड़े, हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो टीचर जब क्लास में है ना आपके साथ, चाहे वो लाइव लेक्चर है, चाहे लैपटॉप से जा रहा है, चाहे यूट्यूब पे भी आ रहा है, लेकिन टीचर साथ में बैठता है आपके ना, उस टाइम आप बेस्ट परफॉर्म करते हो। टीचर के एब्सेंस में आपके ऊपर ना प्रेशर खत्म हो जाता है, तो उस टाइम उतना अच्छा नहीं करते। सो बेस्ट वे इज क्लास को क्लास के टाइम पे ज्वाइन करिए बाय ऑल मीन्स। हाँ कोई मेजर इशू है, किसी कारण से नहीं कर पाए, फिर रिकॉर्डिंग जो है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में वो आउटपुट नहीं आता। रिकॉर्डिंग में मैं थोड़ा तेज भी कर देता हूँ कि चलो इसको हम 1x की जगह पे 1.5x पे चलाते हैं, ताकि सर जल्दी जल्दी ना अपना टक 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 करके निकल जाए बस। तो हम थोड़ा सा फिर ना लेजी हो जाते हैं। तो टीचर के साथ ही क्लास लगा ली आपने, नॉट फॉर मी। सभी टीचर की क्लास ना टाइम पे लगाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, होप कि आपको ये टर्म रिजॉल्व क्लियर हो गई कि कितने एंगल तक मुझे सही क्लियर दिखता है। नहीं तो बेटा टेलीस्कोप की क्या जरूरत है। मैं मून की तरफ देखूंगा, मैं कहूंगा देखो मून पे खड्डे हैं, मून पे पार्टिकल्स हैं, मून पे रेत पड़ा है, सैंड, और सैंड के पार्टिकल का साइज इतने साइज का है। फिर मैं बेटा माइक्रोस्कोप भी क्यों यूज करूंगा। फिर मैं कार्ड में ऐसे देख के बता दूंगा कि इसमें तो बैक्टीरिया घूम रहे हैं। कौन से होते हैं मुझे नाम नहीं पता, क्या नाम बोलते हैं उनको बैक्टीरिया को, लैक्टोबैसिलस शायद। हाँ लैक्टोबैसिलस, हाँ सही सही बोला मैंने। हाँ चलो, तो फिर तो मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे, फिर तो मैं दही खा ही नहीं सकता बेटा। फिर तो मुझे लगेगा कि इसके अंदर तो इतना सामान घूम रहा है, मैं क्यों खाऊं ये वाला। ठीक, वो भगवान ने हमें सही दिया कि भाई जितना चाहिए उतना देख लो, फालतू के झमेलों मत पड़ो, इसलिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक, नहीं तो मैं अपना ब्लड टेस्ट खुद ही कर लूंगा, खुद ही पिन मारूंगा, एक स्लाइड पे लूंगा और मैं बता दूंगा कि मेरे WBC इतने हैं, RBC इतने हैं, मैं खुद ही निकाल दूंगा। मुझे वहां टेस्ट जाके कराने की क्या जरूरत है। तो हमें एक लिमिट तक ही क्लियर दिखता है, उसके बाद दिखता नहीं है। तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये क्या करते हैं, ये उस एंगल को जो हमें सही से नहीं नजर आता ह्यूमन आई से, उस एंगल को इंक्रीज करके दिखाते हैं, एंगल को बढ़ाते हैं, एंगल सबटेंडेड ऑन द आई को इंक्रीज कर देते हैं। यही है काम जो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का। होप कि क्लियर हो गया पॉइंट। तो ह्यूमन आई 1 मिनट से कम एंगल्स को रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। मतलब उससे कम अगर डिस्टेंस हुआ ना, एंगल बना, तो हमें वो दो चीजें दो नहीं दिखती, हमें एक ही दिखती। चलो अच्छा, ये नोट ही करना, ये तो समझाने के लिए था। अब मैं सीधा शुरू करता हूं सिंपल माइक्रोस्कोप। आज इतना हो जाएगा अपना, यहां तक कर पाएंगे। तो मोबाइल का भी ऐसे ही रिजोल्यूशन होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है, टीवी का रिजोल्यूशन होता है, जिसको आप HD बोलते हो, हाई डेफिनेशन। उनका उनका जो रिजॉल्विंग पावर है वही अच्छा होता है। ओके, तो अब मैं सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप। स्केल रेडी रखिए बेटा, क्योंकि डायग्राम बनाते टाइम बहुत बच्चों का गलत बनता है। सिंपल माइक्रोस्कोप पहले समझा रहा हूं, ड्रॉ बाद में करेंगे। अच्छा, आपको ये सभी को ये पता है, आज भी हमने यूज किया, कि जो पेन के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखी हुई है वर्डिंग ना, थोड़ी बहुत, ये वर्डिंग मुझे अगर मैं दूर रखूं बहुत पेन को ना, तो ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती। पास आने पे अच्छी दिखती है, और पास आने पे और अच्छी दिखती है, यहाँ पे बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि एंगल सबटेंडेड ऑन द आई
बढ़ता गया, है ना, एंगल बढ़ता गया तो और क्लियर दिखेगा। बट क्या मैं ये कर सकता हूँ कि इसको बिल्कुल मैं यहाँ पे लगा दूं, कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी दिख रहा है, कैन वी डू लाइक दिस, कि ऐसे रखूंगा तो मैं इंक के पार्टिकल भी देख पाऊंगा? नहीं, ठीक है। अच्छा, कितने डिस्टेंस तक पास ला सकते हैं पता सभी को? कितने डिस्टेंस तक पास ला सकते हैं? 25, 25, 25। बहुत अच्छे। तो इसको बोलेंगे LDDV। LDDV का फुल फॉर्म किसको पता है? हाँ 25 होता है, नो डाउट, ठीक है। LDDV का फुल फॉर्म किसको पता है? नहीं पता। ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितने कम से कम डिस्टेंस तक हमें क्लियर नजर आता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी के साथ, और इसकी वैल्यू होगी बेटा 25 सेंटीमीटर। बहुत बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। चलो अब मैं माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि माइक्रोस्कोप कैसे एंगल को इंप्रूव करते हैं। देखो, अगर आई को यहां पे रखें, वो ठीक बन गई, आप भी बना लेना, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम एक ऑब्जेक्ट को और अच्छा देखने के लिए, और अच्छा देखने के लिए 25 सेंटीमीटर तक ही ला सकते हैं। इससे और पास लेके आएंगे 25 से ज्यादा, तो फिर आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। इससे और पास नहीं ला सकते। वही बात होगी ना कि इसको मैं पेन को और पास और पास और पास ले आऊं, कि यहां से और बढ़िया दिखेगा, यहाँ पे और बेटर एंगल हो जाएगा, यहाँ पे और हो जाएगा, ऐसा देखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मुझे इसको और पास लाना है इधर, ताकि एंगल सबटेंडेड ऑन द आई इंक्रीज हो जाए। अभी आई पे एंगल बन रहा था कम, अल्फा, मुझे इसको बेटर करना है, इंक्रीज करना है। तो उसके लिए अगर मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट और पास से मैं देख पाऊं, तो उसके लिए चाहिए एक कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि आई की ना एक बोलते हैं सो कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे जैसे चीज पास आती है ना, हम अपने सीलियल मसल को ढीला छोड़ते हैं और लेंस और मोटा और मोटा और मोटा होता है, लेकिन एक खास लिमिट तक ही मोटा होगा। वो अपनी पावर को बढ़ाता है लेंस को, जैसे जैसे हम चीज को पास लाते हैं ना, लेंस अपनी पावर को इंक्रीज करता है, लेकिन एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकता है। अगर मुझे और पास से देखना है यहां से, तो मुझे पावर और चाहिए। तो पावर और चाहिए तो एक कॉन्वेक्स लेंस तो अंदर है मेरे, एक मैं और बाहर लगाऊंगा कॉन्वेक्स। तो यहां पे लगाएंगे एक कॉन्वेक्स लेंस। एक रे जो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको फोकस में से क्रॉस होना है, और जो रे जाएगी सेंटर में से, वो आप जानते सीधी निकलेगी। और ये दोनों रेज लगती हैं कि शायद इस पॉइंट से आ रही है, ऐसे हो जाते हैं। यानी कि इमेज बनता है बड़ा बड़ा, लेकिन बनता 25 सेंटीमीटर पे ही है। बेटा यहां से जो रेज गई वो लेंस में से पास होके डाइवर्जिंग हो गई, ऐसे लग रहा है कि यहां से आ रही है इस जगह से। तो ये टिप का इमेज यहां बनेगा, आई से 25 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब ये डायग्राम एग्जैक्टली ऐसा बन जाए, उसके लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं।
चलो मैं ड्रॉ करता हूँ साथ साथ में। ओके, आपने आंख नहीं बनानी है अभी, आई मत बनाना। अभी क्या ड्रॉ करो आप, एक लेंस बनाओ पहले तो जरा सारे बच्चे, और इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। लेंस बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो बीच में से, हाफ पेज के आसपास होना चाहिए जगह, हाफ पेज के आसपास। डायग्राम बनना ऐसा ही है नो डाउट, लेकिन उसके स्टेप्स डिफरेंट हैं। यही डायग्राम बनेगा लेकिन कैसे बनेगा उसकी बात। चलिए बना दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां से ना आप 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट, और यहां से 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बना दो जरा फटाफट। आपकी मर्जी है 3 करना 3 कर लो, 4 करना 4 कर लो, बट 4 से ज्यादा मत करना, 4 से ज्यादा फिर ज्यादा हो जाएगा। बार कर लिया। ऐसा बेटा इमेज तब बनता है अगर लेंस के फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट बनाइए जरा। बना दिया। चलो अब स्केल उठाइए बेटा, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी उसको बेटा फोकस में से क्रॉस कराना। देखो मेरी तरफ बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको फोकस में से जाने देना है बेटा। इधर ड्रॉ करना थिक लाइन और इधर ड्रॉ करना डॉटेड लाइन। देखो तो बना दिया बेटा ऐसे सभी ने। दूसरी लाइन बेटा यहां से थ्रू फोकस, सॉरी थ्रू सेंटर, थ्रू सेंटर इसको इधर बेटा मिलने दीजिए इसके साथ। ये दोनों इधर जाके ज्वाइन हो जाएंगे अपने आप। ज्वाइन हो रही है तो डायग्राम ठीक बन रहा है, नहीं ज्वाइन हुई तो गलत बन रहा है। कितनों का ज्वाइन हो गया है? हो गया हो गया हो गया, काफी बच्चों का हो गया है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे ना 2 चीजें ड्रॉ करनी है। एक तो बेटा जब ऑब्जेक्ट यही वाला ना बिना माइक्रोस्कोप के देख रहे थे आप, एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर लो। ये तो हो गया आपका फाइनल इमेज जो लेंस ने बनाया, और इसी साइज का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ड्रॉ करेंगे। ये तब था जब हमने लेंस नहीं लगाया। जब लेंस नहीं था उस टाइम यही ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था 25 सेंटीमीटर पे। इसको लिखेंगे d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो जब लेंस एब्सेंट था, यहां पे अब आई ड्रॉ कर दो बेटा, जैसी बनती है आपसे, कोई ज्यादा शोभा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बना लो, जिससे ये भी नहीं बनती छोड़ो परे। वो यहाँ पे सिर्फ आई लिख दो बस, यहाँ पे वो भी चल जाएगा, ओनली आई लिख। चलिए अब लाइन में कौन से ड्रॉ करें। देखो बेटा, जब लेंस नहीं था तब हमें एंगल मिल रहा था अल्फा, और लेंस लगाने के बाद ये इमेज बना। अब हमें एंगल मिला बीटा, इसको बेटा बीटा लिखें। ये वाला एंगल बीटा। चलो डायग्राम सबका बन गया, नीचे वाला रब कर रहा हूं बेटा मैं। अब मुझे निकालनी है इसकी मैग्नीफाइंग पावर।
मैग्नीफाइंग पावर। यानी ये लेंस इमेज को कितना टाइम्स बड़ा करके हमें दिखाता है। सिंबल उसका बेटा है कैपिटल एम। अपना जो पुराना सिंबल था ना स्मॉल एम, दैट वाज मैग्निफिकेशन, वो अलग चीज है। ये मैग्नीफाइंग पावर यानी आई को देखना भी तो है ना, तो कितना बड़ा बना के ये आंख को दिखा सकता है। इसमें ये डिस्टेंस यूज होगा 25 सेंटीमीटर। ओके, एम का वैल्यू इज इक्वल टू इमेज का एंगल सबटेंडेड, जिसको हमने बीटा लिखा है इस एंगल को, बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। दोबारा समझो ध्यान से, जब हमने लेंस नहीं लगाया था, बिना लेंस के इस ऑब्जेक्ट को हम पास 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 ले आए, तो मुझे ये 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ा। उस टाइम मेरी आंख पे एंगल बन रहा था अल्फा। जब बीच में कॉन्वेक्स लेंस आ गया तो मैं इसको और पास ले आया यहां तक, और मुझे इमेज मिला ये वाला जिसका एंगल बना बीटा। तो बीटा एंगल जो मुझे विद लेंस मिल रहा है वो विदाउट लेंस के कंपैरिजन में कितना बड़ा हो गया, कितने टाइम्स, उसी को बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर। एंगल रेडियन में भी लिख सकते हैं, डिग्री में भी लिख सकते हैं, बट मुझे कुछ यहां पे करना है। छोटे एंगल्स के लिए एंगल का वैल्यू टेंजेंट के बराबर भी होता है, एंगल का वैल्यू tan के बराबर भी होता है। छोटे एंगल्स हो, पीछे किया ना हमने जब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, सरफेस छोटे हो तो साइन ऑफ एनी एंगल इज एंगल इटसेल्फ, tan ऑफ एनी एंगल इज एंगल इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम tan यूज करें। नहीं, यहाँ पे एंगल छोटे नहीं है, मैंने तो बड़े बड़े ड्रॉ कर दिए। एक्चुअल में आप क्या देखते हो माइक्रोस्कोप से? पेन देखते हो? स्केल देखते हो माइक्रोस्कोप से? डस्टर देखते हो? नहीं। माइक्रोस्कोप से क्या देखते हो? सेल्स देखते हो, जो कि बहुत 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 छोटे हैं। तो ये मैंने तो फिगर बहुत बड़ी बना दी है, ये बहुत छोटा है। छोटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए एंगल को रिप्लेस कर सकते हैं विद कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट। अब ये है अपना ऑब्जेक्ट ए बी, जिसका इमेज बना ए डैश बी डैश बी डैश, और इसको लिखना है ए डैश बी वन। लेंस का जो सेंटर है उसको अभी आप सी लिख लीजिए। चलिए, tan बीटा का वैल्यू चेक करो जरा। tan बीटा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बेस सी ए डैश, tan अल्फा परपेंडिकुलर ए डैश बी वन डिवाइड बाय बेस सी ए डैश। बेस दोनों में सेम है तो ये कैंसल, तो बचा आपके पास ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी वन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन ये जो चीज है वो इसके बराबर ही है, इसको मैं ए भी लिख देता हूं। ए डैश बी वन का साइज और ए बी का साइज सेम है, तो मैंने ए भी डाल दिया। ओके, अब एक ट्रायंगल सी ए बी और एक ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश, इनमें ये एंगल तो कॉमन है बीटा बीटा। ये एंगल 90 90 है, ये भी 90 ये भी 90 है।
दो एंगल सेम हो जाए, तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। तो ऐसे दो ट्रायंगल जिनमें तीनों एंगल सेम हो, क्या बोलते हैं उनको? नहीं, इक्विलेटरल नहीं बोलते, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। प्राथमिक कहां से सही है? सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल सी ए बी छोटे साइज की है, सी ए डैश बी डैश उसी का बड़ा फॉर्मेशन है, तो ये सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है, तो जो रेशो ए डैश का ए बी के साथ है वही रेशो बेस का सी ए डैश का सी ए के साथ होगा। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बेस सी ए डैश अपॉन सी। अब बताओ जी, सी ए डैश इक्वल टू कितना? डी, इसको मैं माइनस डी लिख रहा हूं बेटा इधर को, और सी ए है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको यू लिखा जाता है, माइनस माइनस कैंसल, तो ये आ गया डी बाई यू। अब हमें डी बाई यू का वैल्यू निकालना है यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय वी होता है। लेंस अपना है कॉन्वेक्स, इसलिए फोकल लेंथ का साइन प्लस, यू का वैल्यू लेफ्ट को नेगेटिव, v का वैल्यू इमेज डिस्टेंस वो भी नेगेटिव, लेकिन वो d था, माइनस डी पुट करेंगे। चेक करो क्या आ गया, 1 बाई एफ इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस 1 बाई डी, माइनस 1 बाई डी को इधर ले आओ, क्योंकि मुझे ना डी बाई यू चाहिए, तो पहले मैं 1 बाई यू को अलग करने जा रहा हूं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, और d बाई यू बनाने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई विद d, पूरे को d से मल्टीप्लाई कर दो, d बाय एफ, चेक करो, d बाय d इक्वल टू 1, और इधर d बाय यू जो है वही था अपना मैग्नीफाइंग पावर। तो m का वैल्यू सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 1 प्लस डी यानी 25 डिवाइड बाय जो भी फोकल लेंथ लेंस की होगी। स्टेप्स दोबारा देख लो बेटा क्या कहती है। मैग्नीफाइंग पावर होता है कि जितना एंगल हमें बिना लेंस के मिल रहा था वो डिनोमिनेटर में, और जो विद लेंस मिला वो न्यूमरेटर, बट एंगल छोटे थे इसलिए हमने बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा लिखा। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस वाले ट्रायंगल में बीटा परपेंडिकुलर a डैश b डैश बेस c a डैश, छोटे वाले ट्रायंगल tan अल्फा परपेंडिकुलर a डैश b1 और बेस फिर से सेम c a डैश कैंसिल, a डैश b डैश अपॉन a डैश b1, बट ये और ये सेम थे तो हमने इसकी जगह a b डाल दिया। अब ये छोटे वाला ट्रायंगल सी ए बी और बड़े वाला ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश, ये है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, इसको सी ए डैश बाय सी ए लिख दिया। सी ए डैश इमेज डिस्टेंस है, उसको लेफ्ट को मेजर किया इसलिए माइनस, सी ए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी लेफ्ट को मेजर हुआ वो भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, डी बाई यू आ गया। डी बाई यू का वैल्यू हमने अब लेंस फॉर्मूला से निकालना है, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही है, इसमें वैल्यू डालनी है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की प्लस होती है, यू लेफ्ट को मेजर हुआ, वी भी लेफ्ट को मेजर हुआ, बट वी का वैल्यू था डी, उसको हमने माइनस डी लिख दिया। माइनस डी वाला टर्म जो है लेफ्ट पे ले आए, प्लस 1 बाई डी हो गया, इधर 1 बाई यू बचा, हमें निकालना था डी बाई यू,
इस पूरी इक्वेशन को इंटू डी कर दिया, डी बाई डी हो गया 1, डी बाई एफ, इधर डी बाई इक्वल टू एफ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ होती है। डी को बेटा चेंज नहीं कर सकते आप, वो 25 ही रहना। वो तो फोकल लेंथ जितना छोटा होगा, फोकल लेंथ इज इन डिनोमिनेटर, जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगी। तो हमें माइक्रोस्कोप के लिए वो लेंस यूज करने हैं जिनका पावर ज्यादा है, यानी कि फोकल लेंथ कम है। तो कम फोकल लेंथ वाला लेंस इज बेटर लेंस एज माइक्रोस्कोप। चलो एक बार नोट डाउन कर लीजिए।